तो हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जहाँ भी होंगे आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब के विकसित कृषि प्लेटफॉर्म पर। तो आज होने वाला है MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही शेयर करना, जिससे सब लोग को इसका लाभ मिल सके। और अब आप लोग भी इसे अच्छे से देख लेना। तो चलते हैं सेशन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए जीवाणु का नाम क्या है। जो सोयाबीन का सीड होता है उसको राइजोबियम कल्चर से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उपचारित किया जाता है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया हम यूज करते हैं, उसमें कौन सा जीवाणु यूज करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है राइजोबियम जैपोनिकम। कौन सा है? राइजोबियम जैपोनिकम हमारा बी आंसर। और इसमें भी हम देख लेते हैं, जो हमारा ए ऑप्शन लिखा हुआ है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम ये किसमें किया जाता है? मटर और चने में। किसमें? मटर और चने में किया जाता है। और जो हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन लिखा है, इसमें केवल राइजोबियम ही लिखा है, लेकिन इसमें आप लिख लीजिए राइजोबियम मेलिलोटी। राइजोबियम मेलिलोटी। राइजोबियम मेलिलोटी। जो राइजोबियम मेलिलोटी है, ये किसमें किया जाता है? सैंजी में। किसमें? सैंजी में। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ये राइजोबियम फैसियोलाई है। फैजियोलाई नहीं, फैसियोलाई। क्या? फैसियोलाई। राइजोबियम फैसियोलाई है, ये किसमें किया जाता है? राजमा में। और एक और है राइजोबियम ट्राइफोलाई। क्या? राइजोबियम ट्राइफोलाई। ट्राइफोलाई, सॉरी अलग से लिख देते हैं। ट्राइफोलाई। क्या है? ट्राइफोलाई। ये किस में किया जाता है? ये हम बरसीम में करते हैं। आप लोग बरसीम के पत्ते को देखते होंगे, कुछ इस प्रकार से होता है, 3 पत्तियां। इसलिए आप इसे ध्यान रखना। कैसे? राइजोबियम ट्राइफोलाई। राइजोबियम ट्राइफोलाई किस में किया जाता है? तो बरसीम में किया जाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धान में 1 हेक्टेयर नर्सरी से कितने क्षेत्र की रोपाई की जा सकती है। यानी कि यह कह रहा है कि अगर हम 1 हेक्टेयर में धान की नर्सरी ही लगा दें, तो उस नर्सरी से हम कितने क्षेत्रफल की या कितने खेत की हम वो है उसमें रोपाई कर सकते हैं, कितने क्षेत्र की रोपाई कर सकते हैं धान की। तो जो 1 हेक्टेयर से हम रोपाई कर सकते हैं वो कितना होगा साथियों? वो होगा 10 हेक्टेयर। कितना होगा? 10 हेक्टेयर। आप लोग एक ये ट्रिक याद रखिएगा, आप कहीं भी अगर धान की नर्सरी से सवाल पूछता है तो आपको 1/10 याद रखना है। 1/10 ये है। अगर 1 हेक्टेयर आप नर्सरी लगा रहे हैं तो 10 हेक्टेयर आपकी बुआई होगी, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग होगी खेत में। अगर आप 1 बीघे में नर्सरी लगा रहे हैं तो आपका 10 बीघे में लगेगा। आप 1 बिस्वा में लगा रहे हैं तो 10 बिस्वा में लगेगा। आप 1/10 याद रखिएगा। तो चलते हैं आगे। तो आपको आगे चलने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो पेड कोर्सेस में उनमें क्लासेस चालू हो गई हैं, उनमें क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आप लोग जाके एनरोल कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलेंगे। उसमें क्या क्या फैसिलिटी है मैं आपको एक बार उसका ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। उसमें जो आपको कंटेंट मिलने वाले हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें। जैसे कि आप कभी
लाइव ना देख पाएँ आप किसी कारणवश, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसको कभी भी कहीं भी देख सकते हैं और कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ सिलेबस कवर कर दिया जाए उसके बाद बीच में ही आपको छोड़ दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। और आपको 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं टीचर से। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप 24/7 यानी कि स्पेशल ग्रुप आपको मिलेगा 24/7, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। और आपको PYQs भी मिलेगा, बेस्ट मॉक टेस्ट, आपको वीकली टेस्ट मिलेगा अगर आप ऑल इन वन बैच परचेज करते हैं तो। मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, 1-to-1 मेंटोरशिप या 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। तो अगर आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं और बहुत ही कम प्राइस में, तो आप लोग लेट क्यों कर रहे हैं? अपनी तैयारी को एक अच्छा अंजाम दीजिए। तो आप लोग जाके एनरोल कीजिए और आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लेट मत कीजिए, जाके आज ही विकसित कृषि का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और एनरोल कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है एनरोल करने में तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग ज्वाइन करके वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि कैसे हम एनरोल करें। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दिवस निष्प्रभावी यानी कि डे न्यूट्रल पौधा क्या है। अब ये हम देख लेते हैं कि ये डे न्यूट्रल है क्या। क्या है डे न्यूट्रल? अगर किसी प्लांट को फ्लावरिंग से फ्रूट बनने में उसको अगर 12 घंटे से ज़्यादा दिन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे 14-16 घंटे, तो उसको डे न्यूट्रल नहीं कहेंगे, उसको लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे। अगर किसी प्लांट को फ्लावरिंग फ्रूटिंग में कितना हमें 12 से अधिक घंटे की सनलाइट की आवश्यकता होती है, 12 घंटे से अधिक सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे लॉन्ग डे कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉन्ग डे। अगर किसी प्लांट को फ्लावरिंग फ्रूटिंग में 12 घंटे से अधिक सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है तो उसे क्या कहेंगे? लॉन्ग डे कहेंगे। अगर किसी प्लांट को रात यानी कि अंधेरे की, फ्लावरिंग फ्रूटिंग में अंधेरे की 12 घंटे से ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि उसको सनलाइट की आवश्यकता 12 घंटे से कम पड़ेगी, तो उसे क्या कहेंगे? शॉर्ट डे। क्या कहेंगे? शॉर्ट डे। अगर 12 घंटे से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही है सनलाइट की तो उसे क्या कहेंगे? लॉन्ग डे। और ऐसे प्लांट जिन पर सनलाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सनलाइट मिले या ना मिले, ऐसे प्लांट को सनलाइट मिले या ना मिले उसे क्या कहेंगे? डे न्यूट्रल प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे? डे न्यूट्रल प्लांट। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जिन प्लांट को 12 घंटे से अधिक सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहेंगे? लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे। जिन प्लांट को 12 घंटे से कम सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहेंगे? शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे? शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे। और जिन प्लांट पर सनलाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा समझ लीजिए कि वो उनसे कोई मतलब नहीं है किसी सनलाइट से, किसी से भी, तो उसे क्या कहेंगे? डे न्यूट्रल प्लांट कहेंगे। तो जो हमारा डे न्यूट्रल प्लांट है वो कौन सा है हमारा? वो होगा क्या? मक्का। क्या होगा? मक्का। इसीलिए हम मक्के को तीनों ऋतुओं में उगा सकते हैं, रबी खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं में उगा सकते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए
और वैसे भी अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि हमें सेशन अच्छा लगा, या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे हमें पता लगता है कि आप अच्छे से समझ पाए या नहीं समझ पाए। हमें फीडबैक मिलना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमें और भी मेहनत करनी चाहिए आपके साथ। अब आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप समझे या नहीं समझे। अगर आप समझ भी रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे हमें और भी हौसला या मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। और हाँ, अगर आप लोग प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगर आप खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं तो चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तंबाकू किस कुल से संबंधित है, यानी कि तंबाकू किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली से है तंबाकू का पौधा। तो जो हमारा तंबाकू का पौधा है वो किस फैमिली से बिलोंग है दोस्तों, वो है हमारा सोलेनेसी से। किससे? सोलेनेसी से। सोलेनेसी में आपको कुछ एग्जांपल्स और बता दे रहे हैं, जैसे कि सब्जियों में हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, ये सब सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सब्जियों का कुल किसे कहते हैं, सब्जियों का कुल, तो भी आप सोलेनेसी को प्रेफर करिएगा। सोलेनेसी, सब्जियों का कुल सोलेनेसी। और मालवेसी, मालवेसी में क्या क्या आता है? भिंडी आता है। फेबेसी या लेग्यूमिनेसी में क्या आता है? लेग्यूमिनेसी का नया नाम फेबेसी है। तो उसमें सारी दालें, जितने भी दालें हैं आपके, सारे लेग्यूमिनेसी या फेबेसी में आते हैं। और आपका मूंगफली और ये क्या कहते हैं, सोयाबीन भी आता है। और ग्रेमनी में तो, ग्रेमनी के तो पूछिए मत, या घासकुल भी किसे इसे कहते हैं। इसमें सारे सीरियल्स आते हैं ग्रेमनी में। आपका ये जो बांस है ये भी ग्रेमनी में ही आता है। चलते हैं आगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, केले में प्रवर्धन के लिए सकर्स का वजन होना चाहिए। यानी कि जो हम केला, आप पहले देख लेते हैं सकर्स किसे कहते हैं। आपको मान लीजिए सपोज दैट ये आपका केले का प्लांट है। क्या है? केले का प्लांट। ये आपका केले का प्लांट है। तो आप लोग ज़रूर देखे होंगे अपने घरों में, गांव में या खेतों में, जो प्लांट के बगल से छोटी छोटी ऐसे पौधे निकल आते हैं, छोटे छोटे ऐसे पौधे निकल आते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? सकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्स। इन्हें क्या कहते हैं? सकर्स। तो मोस्टली इन्हीं से जो प्रोपोगेशन होता है केला में, वो मोस्टली सकर्स से ही होता है। अब तो नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, टिश्यू कल्चर के द्वारा भी होता है। किससे? टिश्यू कल्चर से। तो लेकिन अगर सकर्स का वजन पूछे, कि अगर पूछ रहा है कि इन सकर्स को लगाते हैं तो इनका वजन कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनका वजन कितना होना चाहिए, तो वो होता है 7 से 750 ग्राम। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में केवल 700 ग्राम दिया गया है। सॉरी, आपको यहाँ पे केवल 700 ग्राम दिया गया है। कितना? 700 ग्राम। तो आप इसे प्रेफर करिएगा, इसे करेक्ट करिएगा। वैसे 750 ग्राम होता है। चलते हैं आगे। फिर दिया है यहाँ पे 6 नंबर पे, सबसे अधिक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता किसमें होती है। ये आपके जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शन ये ग्रीन मैन्योर के हैं, हरी खाद की फसलें हैं, सनई, ढैंचा और सैंजी। सनई, ढैंचा और सैंजी, ये किसके क्रॉप है? सनई, ढैंचा और सैंजी। ये हरी फसल की, हरी खाद की फसल हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वो है हमारा सैंजी। थर्ड ऑप्शन क्या है? सैंजी। सैंजी कितना स्थिरीकरण करता है? आपको लगभग 100 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर 100 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना? 100 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर या जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और सनई सनई करता है 70 से 90 केजी। 70 से 90 केजी। 70 से 90 केजी। और जो ढैंचा है वो 85 से 105 केजी। 85 से
105 kg, 85 से 105 kg के आसपास यह जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो करता है। अभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे किससे करता है, कैसे करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण? जो हमारा अवेलेबल फॉर्म में है इसमें वायुमंडल में, इसको या स्थिरीकरण करता है सॉयल में। किसमें? सॉयल में। किस नाइट्रोजन को? जो वायुमंडल में अवेलेबल फॉर्म में है। सो चलते हैं आगे। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, धान नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है? इसमें पूछा गया है कि धान का जो पौधा है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में क्या है एब्जॉर्ब करता है या लेता है। तो धान जो है वो हमारा किस फॉर्म में लेता है? तो जो धान है वो अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है। किस फॉर्म में? अमोनिकल फॉर्म में। बाकी सभी किस में लेते हैं? मोस्ट प्लांट आपको नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं। किसमें? नाइट्रेट फॉर्म में। तो नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3-। और यह इसका क्या कारण है कि धान जो है अमोनिकल फॉर्म में लेता है? धान के प्लांट में क्या होता है, हमेशा पानी भरा होता है, इसलिए वहाँ पे क्या है ऑक्सीजन की कमी होती है। किसकी? ये जो आपका लास्ट में ऑक्सीजन है इसकी कमी होती है। इसलिए धान का जो अमोनिया का फार्मूला होता है वो होता है NH4+। इसलिए क्या होता है, जब धान में हमेशा पानी भरा रहता है और ऑक्सीजन की कमी होती है, इस कंडीशन में जो हमारा धान का प्लांट होता है वो अमोनिकल फॉर्म में लेता है। किसे? नाइट्रोजन को। अमोनिकल फॉर्म में क्यों लेता है आपको पता चल गया है। सो चलते हैं आगे। जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हम इसे देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है? यानी कि पूछ रहा है भारत में जो है उस सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी कि किस फसल का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है भारत में। तो जो हमारा भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका, वो है धान का। किसका? धान का। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। और अगर आपको विश्व में पूछे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसका है तो वो होगा गेहूं का। किसका? गेहूं का। और अगर पूछे भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है तो भी आप धान प्रेफर कीजिएगा, और विश्व में पूछे तो गेहूं। क्या है? गेहूं विश्व में, और जो भारत में है वो क्या? धान। सो चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले आपको फिर से बता दें, आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेट करता है कुछ आगे और करने के लिए आपके लिए। सो फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप लोग हमारे जो पेड कोर्स चल रहे हैं, हमारा क्रांति बैच ऑल इन वन, वो आप लोग ज़रूर परचेस कीजिएगा। उसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग देर मत कीजिए। सो हमारा 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन कह रहा है हमारे देश में जिप्सम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? जो हमारा मतलब हमारे देश में पूछ रहा है कि जिप्सम किस स्टेट में सर्वाधिक पाया जाता है। तो जो हमारा जिप्सम है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में पाए जाने का कारण है क्योंकि वहाँ की मिट्टियाँ रेतीली हैं। क्या क्या है? रेतीली हैं। इसलिए वहाँ पे जो हमारा जिप्सम है वो ज़्यादा इकट्ठा होता है। कहाँ पे? रेतीली मिट्टियों में। सो चलते हैं आगे। अब पूछ रहा है कि सीरियल्स यानी कि अनाज, सीरियल्स को हिंदी में अनाज कहते हैं। सीरियल शब्द किस भाषा से लिया गया है? वो जो हमारा सीरियल शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? वो रोमन से लिया गया है। किससे लिया गया है? रोमन से। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, सीरियल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो रोमन भाषा से लिया गया है। फिर हमारा 11th क्वेश्चन है रबी मक्का की खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है?
यानी कि जो रबी मक्का है वो सर्वाधिक किस स्टेट में की जाती है। वैसे आपका जो मक्का है वो डे न्यूट्रल है, आप उसे तीनों ऋतुओं में उगा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे अगर मेनली पूछे कि किस ऋतु का फसल है, तो मक्का जो है हमारा खरीफ ऋतु का फसल है। किस ऋतु का? खरीफ ऋतु का फसल है। अगर आपका मक्का जनरली पूछे ही कि किस ऋतु का फसल है, तो किस ऋतु का है? खरीफ ऋतु का। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है रबी मक्का सर्वाधिक कहाँ उगाया जाता है। वैसे उगाया तो लगभग सभी स्टेट में जाता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पे उगाया जाता है जो रबी मक्का है, वो कहाँ पे उगाया जाता है? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। देखते हैं आगे। हमारा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? गेहूं की बुआई के लिए बीज दर कितनी होती है? गेहूं की बुआई के लिए बीज दर क्या है? गेहूं की यहाँ पे गेहूं की बुआई की जो पछेती बीज दर है वो पूछना चाह रहा है। वैसे गेहूं की जो सामान्य बीज दर है वो कितनी होती है? 100 kg। कितनी? 100 kg। लेकिन आपका जो पछेती बुआई है, किससे? पछेती बुआई आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर आप किसी भी क्रॉप की अगर बुआई लेट करते हैं, समय से लेट करते हैं, तो आपको 25% सीड अधिक देना होगा। कितना? 25% सीड अधिक देना होगा। तो अगर आपको पछेती पूछ रहा है, तो अगर आपकी नॉर्मल सीड रेट कितनी है? 100 kg। तो आपको अगर पछेती बुआई करना है तो जनरली सी बात है कि 125 kg प्रति हेक्टेयर आपका सीड लगेगा। चलते हैं आगे। हमारा जो 13 क्वेश्चन है वो कौन सा है? फसल बीमा योजना भारत में कब लागू हुई? तो जो हमारा फसल बीमा योजना है वो फसल बीमा योजना 1985 में यानी कि 1985 में लागू हुआ। ध्यान रखना, आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अलग है और जो फसल बीमा योजना अलग है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो आपका 18 फरवरी 2016 को लागू हुआ था। 2016 को लागू हुआ था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 18 फरवरी 2016 को लागू हुआ। और जो फसल बीमा योजना है वो कितना? 1985 में लागू हुआ था। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, इसे आप लिख लीजिएगा, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना कब लागू हुआ? 1985। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुआ? 18 फरवरी 2016 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन। धुरिन HCN पाया जाता है, यानी क्या पूछ रहा है? धुरिन या HCN किस में पाया जाता है? अभी HCN क्या है इसे हम देख लेते हैं। HCN जो है इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोसाइनिक एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रोसाइनिक एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रोसाइनिक एसिड। HCN का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोसाइनिक एसिड। और यह पाया जाता है किसमें? और ये है क्या हाइड्रोसाइनिक एसिड? पहले देख लेते हैं। हाइड्रोसाइनिक एक टॉक्सिक मटेरियल है, जहरीला पदार्थ है। क्या है? जहरीला पदार्थ है। और यह पाया जाता है ज्वार में। किसमें पाया जाता है? ज्वार में। ज्वार में यह क्या जड़ों में बनता है तथा पत्तियों में इकट्ठा हो जाता है। और कब यह पत्तियों में पहुंचता है? तो यह सूखे की अवस्था में, जब आपके खेत में सूखा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा आपका सॉइल, तब आपका यह क्या है जो जड़ों में बनता है वो जाके पत्तियों में इकट्ठा हो जाता है। फिर और अगर आप इसको पुनः सिंचाई कर दे रहे हैं तो यह फिर से जड़ों में जाकर फिर से एकत्रित हो जाएगा आपके ज्वार में। और यह कब बनता है? तो लगभग 30 से 35 दिन, बुआई के 30 से 35 दिन बाद नी स्टेज पे आपके जो आपका ज्वार का प्लांट है, ये जो ज्वार का प्लांट है वो आपका नी स्टेज पे, यानी कि जब आपके घुटनों के जितना आने लगे, इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा बनता है HCN। और यह ही टॉक्सिक होता है। अगर यह आपके क्या बोलते हैं चारे में या
अगर आप पशुओं को दे देते हैं तो इससे पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इसमें क्या करते हैं, कटाई से पहले अगर खेत में सूखे की अवस्था है तो सिंचाई कर देते हैं, जिससे जो हमारा HCN या धुरिन नामक विषैला पदार्थ है यह जड़ों में चला जाए। और जो हमारा हरा चारा होता है उससे आप देखते होंगे जड़ से थोड़ा जड़ से जो सॉइल का सरफेस है उससे थोड़ा ऊपर कटाई करते हैं। क्यों करते हैं, उसका यही रीज़न है, जो HCN बनता है उसमें वो जाके जड़ों में इकट्ठा हो जाता है सिंचाई करने पर। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछ रहा है, टिक्का रोग। टिक्का रोग संबंधित है, यानी कि पूछ रहा है इन ऑप्शनों में टिक्का रोग किस में लगता है। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग इसे मत भूलना। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं तो आप इसे तो भूलना ही मत, समझ लीजिए। यह जो क्वेश्चन है ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, खासकर यूपी कैडेट वालों के लिए। खासकर यूपी कैडेट वालों के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आपको पेपर में। तो टिक्का रोग संबंधित है, तो टिक्का रोग किससे संबंधित है, मूंगफली में। मूंगफली में यह टिक्का रोग लगता है और किससे लगता है, तो यह कवक से लगता है। और उस कवक का क्या नाम है, सर्कोस्पोरा ऑरेंजिडी कोला। सर्कोस्पोरा ऑरेंजिडी कोला क्या है, सर्कोस्पोरा ऑरेंजिडी कोला, सर्कोस्पोरा ऑरेंजिडी कोला। इस कवक से जो टिक्का डिजीज़ है वो मूंगफली में लगता है। आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका और आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे सेशन लगा। और आप लोग को जाने से पहले एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आप लोग हमारा जो विकसित कृषि का मोबाइल ऐप है जिस पे क्लासेस आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग लेट मत कीजिए, जाके अभी आज ही एनरोल करना। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप लोग उस पर संपर्क करके आप अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। चलते हैं, थैंक यू।